अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन और अब नेक्स्ट वीक में क्या कुछ ऐसे ट्रिगर रहेंगे जो कि मार्केट की परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो इवेंटफुल जो वीक रहने वाला है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होगा जब 23 नवंबर को यानी कि सैटरडे को महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। जो एग्जिट पोल थे वो तो आ चुके हैं, लेकिन क्या एग्जिट पोल सही हैं या रिजल्ट्स उनसे ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा अंतर आ रहा है, वो उस पर नज़र रहेगी मार्केट की। उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो मंडे के मार्केट में हमें साफ तौर पर दिखाई देगा। साथ ही 25 नवंबर को रशिया यूक्रेन का अगर कुछ भी वीकेंड्स में कुछ भी एस्केलेशन होता है या एस्केलेशन नहीं होता है, दोनों पार्टीज थोड़ा शांत हो जाती हैं, तो वो इम्पैक्ट भी मंडे के मार्केट में हमें साफ तौर पर दिखता हुआ दिखाई देगा। तीसरा ट्रिगर, इंडिया के Q2 जीडीपी ग्रोथ डेटा 29 नवंबर को आएंगे। Q1 जीडीपी डेटा तो ठीक ठाक थे, 6.7% की ग्रोथ थी, लेकिन इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हिट लगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा Q2 जीडीपी ग्रोथ पर और उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट्स पर, तो वो भी एस्टिमेट इम्पैक्ट करेंगे पूरे इंडियन मार्केट को। साथ ही 28 और 29 नवंबर को चूंकि ऑटो सेक्टर की जो डेटा होता है, सेल्स का डेटा, मंथली सेल्स का डेटा, वो पहले से ही थोड़ा सा काउंटर्स पर रिएक्ट करने लगते हैं काउंटर, तो ऑटो सेक्टर के काउंटर पर भी आपको नज़र बनानी है। मैं एक एक करके लेता हूँ। प्रणीत सर, महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन, अगर यहाँ पर बीजेपी महाराष्ट्र जीतती है जैसा कि एग्जिट पोल बोल रहे हैं, और झारखंड में अगर कांटे की टक्कर रहती है जैसा एग्जिट पोल बोल रहे हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा सर? देखिए, अगर बीजेपी लेड गवर्नमेंट दोनों जगह पे फॉर्म होती है तो डेफिनेटली एक काफी पॉजिटिव साइड पे मार्केट उसको लेना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि बीजेपी का उसमें कुछ बहुत बड़ा वो है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर वहीं पे ही बनाती है सेम पार्टी, तो टिपिकली उस स्टेट को डेफिनेटली फायदा भी मिलता है एंड ओवरऑल पॉलिसीज भी जो है काफी फेवर में बन सकती हैं। तो इसलिए डेफिनेटली इसको मार्केट पॉजिटिव साइन की तरीके से ही लेगा। और जिस तरीके से एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि मोस्टली इन महाराष्ट्र इट शुड बी अ विन। झारखंड में फिर भी थोड़े बहुत मिले जुले नतीजे हैं और देखते हैं अब एग्जैक्टली कैसे होता है। अगर हल्क असेंबली होती है तो क्या बीजेपी बनाएगी या इंडिया सरकार, इंडिया अलायंस बनाएगी, तो वो देखा जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर यस बीजेपी लेड अलायंस बनाती है दोनों जगहों पे, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही रहेगा। अगर रशिया यूक्रेन का कुछ एस्केलेशन आ जाता है, ब्रिजेश सर, कितनी तैयारी है, क्या बता रहे हैं क्लाइंट्स को, क्या एक लेवल जो कि सपोर्ट लेवल बता रहे हैं और क्या कुछ रेजिस्टेंस लेवल बता रहे हैं आप? विवेक, मैं आपको मेरा निफ्टी में व्यू बता देता हूँ। तो मेरा मानना है कि जो हालांकि ये अभी निफ्टी 23,500 के आसपास ट्रेड कर, मैं प्योरली आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो दो दिन पहले जब इसमें जो मंडे के सेशन में जब एक अच्छा खासा तेजी आया था, तभी से मैंने बताना स्टार्ट किया है कि हम क्लाइंट्स को ये व्यू दे रहे थे कि 23,500 और हो सकता है 100 पॉइंट्स प्लस माइनस इसके आसपास हमें ये बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उस दिन 3 बजे जब रशिया और यूक्रेन का जो वापस जो न्यूज आया उसके बाद काफी कुछ गिर गया। मैं काफी क्लियर हूँ, मुझे इंडिया विक्स के साथ इसको फिल्टर करा। इंडिया विक्स अभी कुछ 15.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इंडिया विक्स अगर आने वाले दिनों में मे बी लाइक वंस ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस का जो आउटकम है वो सेटल हो जाता है और एक बार 13 के नीचे कूल ऑफ होता है और प्राइसेस यहीं पे सस्टेन करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम है जो बन जाएगा मार्केट में। जो ऑल टाइम हाई है वो डेफिनेटली क्लियर नहीं करेगा, बट देन रेंज नीचे का जो हम बॉटम ढूंढ रहे थे, ये कहीं ना कहीं हम जो रिसेंटली 2 दिन पहले कल का जो लो बना है वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जिस हिसाब से एक बाउंस आया है, अगर ये सस्टेन करता है क्लोजिंग तक, और 200 जो कि हालांकि आज का अभी तक जो लेवल जो है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है, अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है और मंडे के दिन हमें क्वाइट प्रॉमिसिंग लगता है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो रिसेंटली हमने जो भी लो देखा था वो लो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हम निफ्टी 50 में
रियल्टी के स्टॉक्स में, आईटी के स्टॉक्स में, सिलेक्टेड काउंटर्स जहां पे अपॉर्चुनिटी है, जहां पे जो सेक्टर्स रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो सेक्टर्स पे हम बाइंग की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने गिरने के बाद 10-11-12% गिरने के बाद हमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है यहाँ पे। बिल्कुल। ऑब्वियसली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ से, तो सब कुछ ठीक रहता है। तो मेरी उम्मीद है कि 24,100 का इमीडिएट बाउंस हमें देखने को मिलना चाहिए। 24,100 ये बाउंस के लिए लेवल तैयार करके रख लें, लिख लें, क्योंकि 23,500 ऑलमोस्ट निफ्टी आ गया है, 23,591 इनफैक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा बाउंस बैक आज इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन Q2 जीडीपी ग्रोथ डेटा, ये भी जनरली जो बड़े फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं उनके एस्टीमेट्स को चेंज कर देता है ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड। सर, प्रणीत सर, कैसे देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ को? Q2 जीडीपी ग्रोथ इंडिकेशन तो इस तरह के मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, आईआईपी डेटा और जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेटा वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ शायद हो सकता है कि 6.7 से कम भी हो सकती है, या अगर प्लस साइड पर आती है, क्या कुछ इम्पैक्ट होगा मार्केट पर? देखिए, जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यहाँ से कि मार्केट ऑलमोस्ट अपना एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज जैसे कि यूक्रेन रशिया से रिलेटेड अगर कुछ आती है, या फिर अगर जीडीपी के एस्टिमेट्स थोड़े बहुत मिस होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत अनदर 300-400 पॉइंट्स का यहाँ से एक बेस करेक्शन और ज्यादा हमारे को देखने को मिल सकता है। लेकिन वहां पे बेस फॉर्म करता हुआ डेफिनेटली दिखना चाहिए निफ्टी को, स्पेशली आफ्टर अ करेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 11-12% फ्रॉम द टॉप। दूसरी अगर आप बात करें ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के डेटा की भी, तो जब तक 50 के ऊपर आ रहा है तब तक इतनी ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है मुझे लगता है। इसीलिए यस, थोड़ा बहुत एस्टिमेट शायद 6.4-6.5% तक के हम लोग भी अनुमान लगा के बैठे हैं, बट अगर इससे थोड़ा भी ऊपर होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से 24,200 24,300 तक की रैली ऊपर की तरफ हमारे को देखने को यहाँ से मिल सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जैसे कि बिल्कुल सही वाला कि एक यूक्रेन रशिया की वॉर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्लस एट द सेम टाइम इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एंड ऑल्सो एक चीज मैं बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, वो है आईएनआर यूएस डॉलर का जो हमारा इंडेक्स है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे निफ्टी टॉप से अपना टूटना शुरू हुई है, उसी टाइम से डॉलर इंडेक्स एकदम चढ़ना शुरू हुआ है। जब तक ये 107 108 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस अपनी लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर बेस अपना एकदम रेजिस्टेंस ले और थोड़ा सा यहाँ से गिरता है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी उछाल भी आ सकती है। और जो 36 ट्रेडिंग सेशन से लगातार एफआईआईज अपना माल बेचे जा रहे हैं, वहां से भी पैसा, बिकॉज ऑफ बॉन्ड यील्ड्स ग्रोइंग एक्सेट्रा, सो वो वाली चीज आप इंडिया मार्केट में वापस से थोड़ा बहुत पैसा आता हुआ देख सकते हैं, स्पेशली आफ्टर सीएल जैसे गाइडलाइंस और जेफरीज भी जो इंडियन मार्केट्स पे वापस थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर वो पैसा साथ में आया तो शायद हमारे को 24,200 24,300 के लेवल्स की जगह थोड़े और ऊपर तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। सो नेट नेट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हम काफी हद तक डिसेंटली एक साल फॉरवर्ड की बात करूं तो फेयर वैल्यूएशन के अराउंड पहुंच सकते हैं, अनदर 400-500 पॉइंट्स डाउनफॉल के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम यहां से अपसाइड हमारे को एक अच्छा देखने को मिल सकता है इन द मीडियम टर्म।